हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर आप पार्ट 3 देखना, तब आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 हमारे चैप्टर का नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। गॉट इट। जी, पार्ट 1 में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। जी, एडोलसेंस ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा पीरियड जिसमें जो एक चाइल्ड होता है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक चाइल्ड से एडल्ट बन जाता है, वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है। उस पीरियड को कहते हैं क्या, जिस पीरियड में ये सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, उस पीरियड को कहते हैं एडोलसेंस। गॉट इट। एडोलसेंस कब से शुरू होता है? 11 ईयर्स ऑफ एज से शुरू होता है, 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, ठीक है। और एडोलसेंस पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कहते हैं एडोलसेंट्स। क्या कहते हैं? एडोलसेंट्स। जी, नेक्स्ट हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी जो भी एडोलसेंस पीरियड में बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे मेंटली हो, चाहे बॉडी में चेंजेस हो, वॉइस का चेंज हो, कुछ भी हो, जो भी चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के पीरियड में एक चाइल्ड से एडल्ट बनने के लिए, उन सारे चेंजेस को कहते हैं क्या? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं एक चाइल्ड से एडल्ट बनने के लिए, क्या क्या चेंजेस आते हैं? उसकी बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, उसके अलावा उसकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, एंड वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। इन सारे चेंजेस को देखते हैं आगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी, कौन कौन से चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी में होते हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट। जी, फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज होती है प्यूबर्टी की एज में। देखिए, हाइट तो जब से इंक्रीज होती है जब से हम लोग बॉर्न होते हैं, जब से ह्यूमन बींग्स बॉर्न होते हैं, बट प्यूबर्टी की एज में एक सडन हाइट इंक्रीज होती है। अचानक से आप अपनी फुल हाइट पर पहुंच जाते हैं जब आपकी एडोलसेंस कंप्लीट होती है, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है? हाइट इंक्रीज होती है। यहाँ पर हमें परसेंटेज भी दे रखी है कि कितनी एज में हमारी कितनी हाइट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 10 ईयर्स का कोई बॉय है तो वो अपनी फुल हाइट कितनी अचीव कर चुका है? वो 78% ऑफ हिज फुल हाइट कंप्लीट कर चुका है। मीन्स अपनी हाइट का 78% उसने कंप्लीट कर लिया। और 10 ईयर्स की कोई गर्ल है तो उसने 84% अपनी हाइट अचीव कर ली है। गॉट इट। समझ में आया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है फुल हाइट निकालने का। वो होता है, हम अपनी क्या करेंगे, प्रेजेंट हाइट ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, फुल हाइट की परसेंटेज जो इस एज पर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऊपर रखेंगे हम अपनी प्रेजेंट हाइट, नीचे जो परसेंटेज यहाँ पर दे रखी है, गर्ल्स की है तो गर्ल्स की परसेंटेज, बॉयज़ की है तो बॉयज़ की परसेंटेज, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। उससे हमारी फुल हाइट निकल कर आ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा था और क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप चेंज होता है। जो बॉयज़ होते हैं उनका चेस्ट का जो शोल्डर का जो एरिया होता है ये ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है। उसके अलावा जो गर्ल्स के वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो वाइड हो जाता है। एंड उसके अलावा हमने देखा था वॉइस चेंज। वॉइस में फ़र्क आ जाता है। जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। जो बॉयज़ होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स क्या? ऐसा बॉक्स जिससे आवाज़ निकलती है। जो वो जो वॉइस बॉक्स होता है वो लार्ज होता है। बॉयज़ में क्या होता है? वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, जिसको कि लैरिंग्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स भी कहते हैं, चाहे वॉइस बॉक्स कहिए या लैरिंग्स कहिए, कुछ भी। वो बॉयज़ में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि गले में बाहर से ही नज़र आता है। यहाँ हमें फिगर में दे रखा है जी, इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। और इस वॉइस बॉक्स को जो बाहर से नज़र आता है इसको कहते हैं क्या? एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। गॉट इट। उसके अलावा जो गर्ल्स में वॉइस बॉक्स होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो बाहर से नज़र आया, हमें विजिबल हो, वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इसीलिए जो गर्ल्स की वॉइस होती है, वो कैसी होती है? हाई पिच्ड वॉइस। और जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो कैसी होती है? डीप वॉइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सिबेशियस ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जिनकी वजह से पसीना आता है, और जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से हमारे स्किन पर ऑयल आता है, ये दोनों ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मींस एडोलसेंस की एज में ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा ऑयल निकलता है हमारी स्किन से, जिसकी वजह से हमारे फेस पर या कहीं भी एक्ने और पिंपल्स होते हैं। मींस एडोलसेंस की एज में एक ह्यूमन बींग को ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है उसकी स्किन पर, जिसकी वजह से उसके एक्ने और पिंपल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जो एक चाइल्ड होता है वो मेंटली भी मैच्योर हो जाता है। वो ज़्यादातर अपना टाइम एडोलसेंस की एज में सोचने में लगाता है, अपने लिए इनसिक्योर फील करता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है।
और एक बात और है, एडोलसेंस की एज में जो कोई भी ह्यूमन होता है उसकी लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स एक ह्यूमन बीइंग की लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा कब होती है? एडोलसेंस के पीरियड में, मीन्स प्यूबर्टी में। गॉट इट? आगे देखते हैं जी। फिर पार्ट 2 में हमने देखा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, गर्ल्स में क्या होता है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। उसके अलावा बॉयज़ में क्या होता है? फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक मुस्टैच एंड बियर्ड। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं, मेल और फीमेल में फ़र्क बताते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा था जी, जो भी एडोलसेंस की एज में चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो सब किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं हार्मोन्स की वजह से। किसकी? हार्मोन्स की वजह से, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। मेल हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स को कहते हैं एस्ट्रोजन। गॉट इट जी। जो ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन हैं, ये भी एक हार्मोन के अंडर में होते हैं। ये भी एक और हार्मोन के अंडर में होते हैं, एक और हार्मोन के अंडर में कंट्रोल रहते हैं। जो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहले क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होएगा जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो टारगेट साइट पर जाएगा और जो टारगेट साइट है वो उसके रिस्पॉन्ड में काम करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा था रिप्रोडक्टिव फेज़ इन ह्यूमन लाइफ। जो मेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, उनका रिप्रोडक्टिव फेज़ ज़्यादा बड़ा होता है, मीन्स ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा था फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज़ कब से होता है? प्यूबर्टी की एज से शुरू होता है, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज से, और जनरली कब तक होता है? 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक रहता है जी। एंड एक चीज़ और हमने इसमें देखी थी, ये है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? जो फीमेल की ओवरी होती हैं वो 28 to 30 डेज़ में एक एग रिलीज़ करती है। वो एग रिलीज़ होकर ओविडक्ट से कहाँ आता है? यूटेरस में आता है, और यूटेरस में थिक लाइनिंग बन जाती है ताकि वो एग सेफ रहे। और अगर उस वक्त अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मीन्स एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेते हैं, तो फिर जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और अगर एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है? जो एग है और जो यूटेरस की थिक लाइनिंग है वो क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती हैं और ब्लड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। अब उसके बाद हमने देखा था मिनार्क और मेनोपॉज क्या होते हैं। लेडीज़ में, फीमेल्स में जिस एज से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उस एज को कहते हैं मिनार्क, जो कि जनरली कब से शुरू होता है? प्यूबर्टी से, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। और जिस एज में जाकर रिप्रोडक्टिव फेज़ खत्म होता है, मींस ओवरीज एग बनाना बंद करती हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उस एज को कहते हैं क्या? मेनोपॉज, जो कि 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है जी। नेक्स्ट हमने देखा था बॉय और गर्ल। ये कैसे पता चल जाइगोट? अभी तक हमने क्या देखा था क्लास 6 में? मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए, जाइगोट बनाया। अब जाइगोट मेल बॉय के मीन्स बॉय कैसे बनेगा या गर्ल कैसे बनेगा? तो ये डिपेंड करता है काय पर? क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, फीमेल वो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। उनमें से 2 क्या होते हैं? 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मेल में होते हैं एक्स एंड वाई, मेल में होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल में होते हैं दोनों एक्स। ठीक है, फीमेल में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स और मेल में होते हैं एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम जी। अब ये तो हमने पता चल गया। अब देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से किस तरह बॉय होता है, किस तरह गर्ल। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए हमें ओवरी दे रखी है। ओवरी के पास कौन सा होता है? हमेशा एक्स ही होता है जी। जो गैमेट्स होते हैं उनके पास एक ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है जी। मेल और फीमेल है, उनके पास 2 सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। मेल के पास एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम। बट जो उनके गैमेट्स होते हैं, स्पर्म या ओवरी, उनके पास सिर्फ एक ही गैमेट, एक ही क्रोमोसोम होता है। ओवरीज में तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम होता है, पर जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशंस हमें दे रखी हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये है एग, कौन से क्रोमोसोम के साथ? एक्स क्रोमोसोम के साथ। जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया तो एक एक्स और एक वाई, क्या बन गया? एक्स वाई। और एक्स वाई का में होता है मेल में, और एग फिर अब यहाँ दूसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर है हमारा क्या? एग एक्स क्रोमोसोम के साथ। अब जो स्पर्म आया है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ आया है, एक एक्स और एक एक्स, 2 एक्स मिलकर बन गया डबल एक्स, और 2 एक्स काय में होते हैं, वो होते हैं फीमेल में। इस तरह बेबी गर्ल होएगी जी। आज हमारा टॉपिक शुरू होता है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। आज हम देखेंगे ऐसे हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। लुक एट द फिगर 7.3 अगेन। द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स जी। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं?
टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स बनाएं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, जो कि कैसे अटैच्ड होता है? ब्रेन से। यहाँ पर हमें दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है? ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो टेस्टिस या ओवरीज के पास जाकर उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो अपने हार्मोन रिलीज़ करें, और फिर उसके बाद प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा, टेस्टिस के अलावा और ओवरीज के अलावा कुछ ग्लैंड्स और होते हैं, जैसे कि थायराइड है, पैनक्रियाज है और एडर्नल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दे रखे हैं जी। ये रहा देखिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये रहा हमारा ओवरी और ये रहा टेस्टिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड हमें दे रखे हैं यहाँ पर? जो ये रहा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये रहा पैनक्रियाज और ये रहा क्या? एडर्नल ग्लैंड। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। बुझू एंड पहेली हैड विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर। बुझू और पहेली एक बार अपनी आंट के घर गईं जो कि क्या थी? डॉक्टर थी। एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका, और उन्होंने याद रखा कि जो एक बॉय था जिसका नेम था काका, हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। उसके पास क्या था? उसका जो गला था वो बहुत ज़्यादा बड़ा और फूला हुआ था, मीन्स आगे को निकला हुआ बड़ा सा और फूला हुआ सा गला था किसका? काका का। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। उनकी आंटी ने बताया कि काका को कौन सी बीमारी है? काका को गोइटर है। क्या? गोइटर। अ डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऐसी डिजीज़ जो कि कहाँ पर होती है? थायराइड ग्लैंड में होती है। कहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड? एक बार फिर से देखिए, ये रहा। मीन्स जो काका है उसका जो गला है वो कैसा है? बल्जिंग, मीन्स बाहर को निकला हुआ है, बहुत बड़ा सा बाहर को निकला हुआ है। तो उसको कौन सी बीमारी है? उसको बीमारी है गोइटर, जो कि किसकी वजह से है? थायराइड ग्लैंड में, जो कि डिजीज़ कहाँ पर है? उसके थायराइड ग्लैंड में है, ठीक है। काका's थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। जी, थायराइड ग्लैंड में ये डिजीज़ कैसे है? जो काका का थायराइड ग्लैंड है ये सही से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। मीन्स थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? थायरोक्सिन। और काका का थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज़ नहीं कर रहा, इसलिए उसके गले में कौन सी बीमारी है? इसलिए उसके थ्रोट में, इसलिए उसके थायराइड ग्लैंड में बीमारी है गोइटर, ठीक है। ये बात याद रखना। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन ना रिलीज़ होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है थायराइड ग्लैंड में? वो होती है गोइटर। गॉट इट? आगे देखते हैं। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। उनकी आंटी ने उनको ये भी बताया कि उनके जो अंकल हैं वो उनको डायबिटीज़ है। बिकॉज हिज पैनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन, क्योंकि उनका जो ग्लैंड है पैनक्रियाज वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं रिलीज़ कर रहा। कहाँ पर होता है? एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। पैनक्रियाज, ये रहा। उनको डायबिटीज़ क्यों है? क्योंकि उनका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इससे इंसुलिन की कमी से उनके अंकल को क्या है? डायबिटीज़ है। ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो पैनक्रियाज होता है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन जब इंसुलिन की कमी से, मीन्स पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? वो होती है डायबिटीज़। आगे देखते हैं। बूझो एंड पहेली देन आस्क देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड। अब बूझो और पहेली ने एक ग्लैंड के बारे में और पूछा, एडर्नल ग्लैंड, जो यहाँ पर दे रखा था अभी। विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। उनकी क्लिनिक के वॉल पर वो चार्ट लग रहा था, तो उन्होंने उनमें से देखकर एडर्नल ग्लैंड के बारे में पूछा अपनी आंटी से। द आंट टोल्ड दैम दैट एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। जी, उन्होंने बताया जो एडर्नल ग्लैंड होता है वो क्या करता है? वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस रखता है, जो कि ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस रखता है, ठीक है। एडर्नल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एडर्नलिन। और जो एडर्नल्स होते हैं वो एक हार्मोन और प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं? एडर्नलिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड एंड वरीड। जब कोई ज़्यादा गुस्से में होता है, परेशान होता है, तो क्या होता है? एडर्नल्स एक हार्मोन और रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं एडर्नलिन, जो कि उसके स्ट्रेस को एडजस्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। थायराइड एंड एडर्नल्स सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी
थ्रू इट्स हॉर्मोन्स। जी, जो थायराइड ग्लैंड होता है और जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ये अपने हार्मोन कब रिलीज़ करते हैं? टेस्टिस और ओवरीज की तरह टेस्टिस और ओवरीज भी अपना हार्मोन कब रिलीज़ करती थी? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होता था और वो उस जगह पर आकर उनको ऑर्डर देता था। इसी तरह थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड अपने हार्मोन कब रिलीज़ करते हैं? जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उससे ऑर्डर मिलता है, ठीक है। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा आगे देखा यहाँ पर दे रखा है मैं, पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन और निकालता है। एक हार्मोन तो वो ये निकालता है कि वो जाकर दूसरे हार्मोन्स को ऑर्डर देता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि थायरॉक्सिन रिलीज़ करे, एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन देता है कि एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन देता है कि एड्रेनलिन रिलीज़ करे, टेस्टिस को ऑर्डर देता है कि टेस्ट्रोजन रिलीज़ करें, और ओवरी को ऑर्डर देता है कि एस्ट्रोजन रिलीज़ करें। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन और निकलता है जिसको कहते हैं क्या? ग्रोथ हार्मोन, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि एक पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग में किस तरह हॉर्मोन्स वर्क करते हैं, देखते हैं इसको। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ रखा था, किस तरह से होती है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। सबसे पहले जो एग्स होते हैं वो इस टैडपोल बनते हैं, फिर जो टैडपोल होता है वो लेट टैडपोल बनता है, और जो फिर लेट टैडपोल होता है वो फ्रॉग बनता है। और टैडपोल के फ्रॉग में कन्वर्ट होने को क्या कहते थे? मेटामॉर्फोसिस। चलिए आगे देखते हैं। द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। टैडपोल को काफ़ी सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है एक फ्रॉग बनने के लिए। दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एडल्ट बनने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी, लार्वा से एडल्ट बनने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। जी, इंसेक्ट में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं इंसेक्ट हार्मोन, जो कि क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। मीन्स एक लार्वा से क्या बनाता है? पूरा एक एडल्ट बनाता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है इसको, मेटामॉर्फोसिस को? इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। और फ्रॉग में ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन। इन द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है? फ्रॉग के थायराइड में। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जी, थायरॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होगा। एक फ्रॉग के अंदर थायरॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होगा। इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। अगर ऐसा पानी है जिसमें कि सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो जो टैडपोल्स हैं वो एडल्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस नहीं होएगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या दे रखा है? द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। जी, एक इंडिविजुअल को, किसी भी ह्यूमन को, किसी भी इंसान को फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से हेल्दी होना चाहिए। फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और मेंटली भी। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए हर ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेकन एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और हर पर्सन को एक पर्सनल हाइजीन मीन्स साफ़ सफाई रखनी चाहिए और उसके अलावा उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। और एडोलसेंस की एज में ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक पर्सन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी हो, वो अपनी हाइजीन रखे, उसके अलावा एक्सरसाइज करे और एक अच्छी डाइट ले। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस की एज में बॉडी ग्रोइंग होती है, ठीक है। जी, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स यानी कि क्या, कौन कौन से न्यूट्रिशंस लेने चाहिए एडोलसेंस को। एडोलसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस में क्या होता है? बहुत तेज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हैंस द डाइट फॉर एन
एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। सो जो एक एडोलसेंट की डाइट है वो बहुत अच्छे से प्लान्ड होनी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हों, एक ऐसी डाइट, ठीक है। रिकॉल दैट बैलेंस डाइट मीन्स द मील्स दैट इंक्लूड प्रोटीन, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हों, ज़्यादातर न्यूट्रिशंस हों, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, इन रिक्विजाइट प्रोपोर्शंस, एक सही मात्रा में, ठीक है। आवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस डाइट। जो इंडियन मील है मीन्स रोटी या राइस है, उसके साथ पल्सेस या दाल, पल्सेस हैं या फिर उनको दाल कहिए, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, ये क्या है? एक बैलेंस डाइट है। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, और मिल्क भी बैलेंस डाइट में ज़रूरी है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट्स भी ज़रूरी है क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जी दोबारा समझिए यहाँ पर, फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट्स कौन? न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। मदर्स मीन्स छोटे बच्चे। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। वो तो ये सारी चीज़ें नहीं खाते, उनको कहाँ से मिलती है ये सारी न्यूट्रिएंट्स? वो मिलते हैं उनको कहाँ से? उनकी मदर्स के मिल्क से। उनकी सारी ज़रूरतें उसी से पूरी होती हैं। आयरन बिल्ड्स, उसके अलावा यहाँ पर हमें दे रखा है आयरन के बारे में। आयरन भी हमारी बॉडी में होना एक सही मात्रा में ज़रूरी होता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंस। आयरन क्या करता है? ब्लड बनाता है। आयरन क्या करता है? ब्लड बनाता है। और आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? मीन्स कौन कौन से फूड हैं जिसमें आयरन होता है? वेजिटेबल्स होते हैं, जैगरी है, यहाँ पर मीट है, सिट्रस है, और इंडियन गूसबेरी जिसको आंवला कहते हैं। ये सारी चीज़ एडोलसेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। आगे में दे रखा है चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, इज़ द मील बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशंस। आप अपना लंच में देखिए आपकी मील जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं, मीन्स बैलेंस डाइट है या नहीं। डज इट इंक्लूड क्रियल्स विच में गिव एनर्जी एंड मिल्क, क्या उसमें क्रियल्स हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं? एंड मिल्क है, क्या उसमें मिल्क है? मीट है, नट्स हैं, एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन देते हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, और क्या इसमें फैट और शुगर भी हैं? फैट और शुगर क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं? ये प्रोटेक्टिव फूड है जो कि हमको प्रोटेक्ट रखते हैं। जी आगे हमें दे रखा है नेक्स्ट चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स। ऐसे जो चिप्स वगैरह होते हैं या फिर जो पैक हुए हुए स्नैक्स होते हैं, दो वेरी टेस्टी, वो टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील, पर वो हमारी रेगुलर मील की जगह नहीं आ सकते। एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उनके अंदर इतने न्यूट्रिशंस नहीं हैं, ठीक है। जी आगे हमें जी नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। चलिए पढ़ते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। हर किसी को दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स को, बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। क्यों टीनेजर्स को क्यों ज़रूरी है डेली नहाना? क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पसीना ज़्यादा आता है और वो स्मेली मीन्स उनके अंदर से बदबू ज़्यादा आती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। बॉडी के सारे पार्ट्स धोने चाहिए साफ सफाई से हर रोज़। इफ़ cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर क्लीनिंग सही से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक स्पेशल केयर लेनी चाहिए, मीन्स ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यूज़ सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने चाहिए या फिर क्लीन होममेड पैड यूज़ करने चाहिए। चेंज पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। हर 4 से 5 आवर्स के बाद पैड चेंज करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। जी एक फ्रेश एयर में चलना या खेलना बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। सारे गर्ल्स और बॉयज़ को वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। गॉट इट जी। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा से नो टू ड्रग्स। मीन्स से नो टू ड्रग्स मीन्स ड्रग्स नहीं लेने चाहिए।
एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी। एडोलसेंस के पीरियड में क्या होता है, हमारी एक्टिविटी में, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जो कि हमारे बढ़ने का एक नॉर्मल पार्ट है। हर किसी के एज में ये पीरियड आता है और हर किसी के लिए ये नॉर्मल होता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। सो कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो, इनसिक्योर बिल्कुल फील ना करें। इफ़ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आपको ड्रग्स लेने चाहिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, जस्ट से नो, तो क्या करना चाहिए, उनको साफ मना करना चाहिए। अनलेस प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करें, ठीक है। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स कैसे होते हैं, एडिक्टिव मीन्स आदत लग जाती है उनकी। इफ़ यू टेक दैम वंस, अगर आप उनको एक बार लोगे, यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, तो आपका मन करेगा उन्हें बार बार लेने का। दे हार्म द बॉडी इन अ लॉन्ग रन, और वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हार्म कर सकते हैं। दे रियून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स। एड्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, विच इज़ कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस, जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस से होती है, HIV, ठीक है। द वायरस कैन पास ऑन अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये वायरस क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन मेरे को पास हो जाता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, बाय शेयरिंग द सिरिंजेज, सिरिंज शेयर करने से। यूज्ड सिरिंज, मान लीजिए किसी इंजेक्टेड पर्सन ने वो सिरिंज यूज़ की है, जो जिसको कि एड्स है, तो वो वही सिरिंज अगर किसी नॉर्मल पर्सन में लगा दी जाए तो ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। ये डिजीज़ अगर मदर को है और अगर वो अपने बेबी को मिल्क देती है तो फिर उससे उसके बेबी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, उस पर्सन से जो कि HIV से इन्फेक्टेड है, ठीक है। सो आज हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हमारे तीनों लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।